हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। माय नेम इज़ लोकेश जैमन, आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी। आज मैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आ चुका हूँ और आज से मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अपने इस चैनल के ऊपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए क्लासेस अवेलेबल है केमिस्ट्री की। और अच्छी बात यह है कि जितना मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा है उतना ही मैंने इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा रखा है। तो आप किसी भी मीडियम के बच्चे हो, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। हिंदी के लिए अलग से वीडियोस और प्लेलिस्ट है और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से वीडियोस और प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आज हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज आप समझिएगा हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। पॉइंट ये है कि आज के इस लेक्चर में या हम सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप किसी शादी में जाते हैं और किसी इंसान से अगर आप मिलते हैं, आपने अगर उस इंसान से जब मिलने जाते हैं तो आप उसके बारे में क्या जानकारियां प्राप्त करते हैं। उसको देखोगे आप कि वो कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है। ये सब जानकारियां प्राप्त करने के बाद आप उसकी पहचान करोगे। और जब आपको उस इंसान की पहचान हो जाएगी और जीवन में कभी वो इंसान आपको कहीं मिलता है या दिखता है, तो आप हमेशा उसको यही अरे भाई साहब आप जानते हो, अरे अपन तो मिले हुए हैं, ध्यान है आपको वहां मिले थे, वहां अपन ने बातचीत करी थी, अरे यार आपका नाम पता है मेरे को, कैसा चल रहा है आपका काम। तो ये सब चीजें कब हो सकती है, जब आपको पहले उसके बारे में पता होगा। पॉइंट ये है कि जैसे अगर मैं कोई कंपाउंड या यौगिक बोर्ड पे लिख देता हूँ और मैं पूछता हूँ कि क्या ये हेलो एल्केन या हेलो एरीन है या नहीं, तो आप क्या बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप देखकर नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपको अगर उनके बारे में नहीं पता है तो आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आपको पहले से पता है, उसका इंट्रोडक्शन अगर आपको पता है, उसकी जानकारी अगर आपको है, तो क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। तो आओ, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे परिचय। परिचय में हम इससे परिचय करेंगे, भाई कौन है तू, क्या है, कहाँ से आया है। फिर उसके बाद हम इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब ये कितने कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं यही, तो वो सब पढ़ेंगे। फिर नामकरण, भाई हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है इस संसार में, तो नाम भी जानेंगे। तो पहले हम उसका परिचय करेंगे, फिर उसका वर्गीकरण करेंगे और फिर उसका नामकरण करें। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं परिचय, और आज के लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हेलो एल्किन और हेलो एरीन से हम पहचान करना चाहते हैं पहले खुद की। तो आज के लेक्चर में हम इसके साथ अपनी क्या करेंगे, पहचान करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या सीखेंगे यहाँ पर, आप क्या क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले ये वाला पॉइंट हम यहाँ समझते हैं। तो आप क्या सीखोगे आप इस लेक्चर को लेके। आप सबसे पहले हेलो एल्किन और हेलो एरीन का परिचय सीखोगे, फिर उसके बाद आप उसका वर्गीकरण सीखोगे, फिर उसके बाद आप उसका नामकरण सीखोगे। चूंकि आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले उसकी परिभाषा क्या होती है, फिर हम उसका सामान्य सूत्र समझेंगे, फिर सी एक्स बंध की प्रकृति को समझेंगे, फिर हेलो एल्कीन और हेलो एरीन के वास्तविक जीवन में उपयोगिता को समझेंगे कि वास्तव में इसकी जीवन में क्या उपयोगिता है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हमारे क्या काम आता है। तो ये सब हम यहाँ पे आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि अगर मैं बात करता हूं परिचय, मतलब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं, और ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्यों हम पढ़ने वाले हैं। हमें 12th क्लास पास करनी है इसलिए पढ़ने वाले हैं? नहीं। देखो एक चीज बताता हूँ, अगर आपको जीवन में केमिस्ट्री सीखनी है, ठीक है, दो तरीके होते हैं। एक, आप क्लास 12th में टॉप करना चाहते हो इसलिए आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, बिल्कुल गलत। अगर आप इस उद्देश्य से पढ़ोगे तो 90 में से 10 बच्चे ही इस चैप्टर को सीख पाएंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य गलत है। वहीं पे अगर आपने अच्छा टॉप भी नहीं कर पाएंगे, टॉप भी 10 ही करेंगे और सीख भी 10 ही पाएंगे। अगर आपने इस उद्देश्य से सीखा कि नहीं मुझे सीखना है, ये मुझे परिचय पूरा समझना है, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है, उसके बाद चाहे तो आप टॉप करें चाहे नहीं करें, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। गारंटी दे रहा हूं,
चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और टॉप भी कर जाओगे। तो अपने जो सोचने का तरीका है ना उसको थोड़ा बदलो। एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है, एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं करते, अपना एजुकेशन क्या कहता है, अपना एजुकेशन कहता है कि आप पढ़ो, टॉप करो, अगर आप टॉप करे तो अच्छे बच्चे और नहीं किए तो आप कमजोर बच्चे। बिल्कुल गलत बात है। आप अच्छा, ये थिंकिंग भी एजुकेशन सिस्टम ने नहीं बनाई, ये थिंकिंग खुद इंसान, खुद बच्चे ने या कंपटीशन ने या पेरेंट्स ने बनाई है कि मेरा बच्चा टॉप करना चाहिए, इस क्लास के अंदर ये बच्चा टॉप करना चाहिए, ये पढ़ ही नहीं रहा है, कमज़ोर बच्चा है। तो ये थिंकिंग स्कूल में उनके पेरेंट्स ने और बच्चों ने बनाई है। तो पॉइंट ये है कि आपको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी, तभी जाके आप किसी चीज़ को सीख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं फिर अपन। आओ देखो, सबसे पहले समझना कि हेलो एल्किन और हेलो एरीन क्या है। तो आओ देखो, समझाता हूं। जैसे हमारे पास ये एक कार्बन है, इस कार्बन से हमारे पास इस कार्बन से हमारे पास हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जैसे एक कार्बन है और इस कार्बन से हमारे पास हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं ना, कोई हेलोजन ले आता हूं, ये हेलोजन है। ये हेलोजन क्या करता है ना, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा देता है, किसी भी एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है, हटा देता है। और जिस हाइड्रोजन को हटाता है उसकी जगह ये खुद आ जाता है। तो हेलोजन ने क्या किया, किसी एक हाइड्रोजन को हटाया और हटा के उसकी जगह खुद आ गया। ये कैसे होगा सर, इसको डिटेल में बता सकते हैं। तो आओ देखो, एक्स अकेला तो होता नहीं है, X2 होता है। अब X2 का मतलब क्या होता है, एक्स बॉन्ड एक्स। तो एक एक्स एक एच आपस में मिलके क्या बनाते हैं, HX। और ये एक्स इसकी जगह पे आ जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक्स हेलोजन ने एच को हटा दिया और उसकी जगह खुद आ गया। समझ में आ रहा है। तो जब ये खुद इसकी जगह पे आ जाएगा तो क्या बनेगा, हमारे पास कार्बन होगा, कार्बन से बाकी 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे और एक हाइड्रोजन जिसको हटा दिया गया और उसकी जगह कौन आ गया, हेलोजन। तो इस तरीके से हमारे पास बनता है हेलो एल्केन। इस तरीके से हमारे पास क्या बन के तैयार होता है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनता है। अब अगर मैं हेलो एरीन की बात करता हूँ, जैसे ये स्ट्रक्चर थोड़ा सही नहीं है, इसको एक बार एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको एक बार मिटा देते हैं। तो देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई बेंजीन है, ये बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास बेंजीन कुछ इस तरीके से होता है और बेंजीन के हर कार्बन पे कौन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन परमाणु। बेंजीन के हर कार्बन पे कौन लगा होगा, हाइड्रोजन परमाणु। अब बेंजीन पे हर कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु है, कोई हेलोजन आता है, कोई हेलोजन आता है, हेलोजन आकर, जैसे हेलोजन है 2, ठीक है। तो कोई एक हेलोजन एक हाइड्रोजन को लेकर चला जाता है तो क्या बनता है, HX। क्या बनेगा, HX। अब उस HX को अब उस HX को अब उस HX को तो आप निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास हाइड्रोजन था वो इस HX के साथ चला गया और ये वाला X हमारे पास था ही। अब समझने वाला पॉइंट ये है, अब समझने वाला पॉइंट ये है कि इस एक x, ये जो x बचा है ये कहाँ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन के तैयार हो जाएगा, जरा देखना। ये हमारे पास बेंजीन है, यहाँ पे x, यहाँ पे H H H H और यहाँ पर भी H। तो ये क्या बन के तैयार हुआ, ये तैयार हो गया हमारे पास हेलो एरीन। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में से
हैलोजन किसी हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा, तो दो चीजें बन सकती है, एक हेलो एल्केन और दूसरा हेलो एरीन। अब डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन कहाँ से हटाया गया है। दो चीजें होती हैं, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी होगी, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक जिसमें नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होते हैं और एरोमेटिक जिसमें बेंजीन होते हैं। बेंजीन को हटा के बाकी सारे एलिफेटिक लेके चलो और बेंजीन एरोमेटिक लेके चलो इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो बेंजीन में से अगर हाइड्रोजन हटाया गया है तो वो क्या बनेगा, हेलो एरीन। हेलोजन लगा है, हाइड्रोजन हटा के बेंजीन में, तो हेलो एरीन। और अगर किसी और हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा है तो वो क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। दैट्स इट। आओ डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है समझो, आओ। यौगिक जो हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है, कि कोई हाइड्रोकार्बन यौगिक है और उस हाइड्रोकार्बन यौगिक में से किसको हटाया जा रहा है, हाइड्रोजन को, और उसकी जगह पे कौन आ जा रहा है, हेलोजन। हाइड्रोजन हट रहा है और कौन आ रहा है, हेलोजन। तो जो बनेगा वो या तो हेलो एल्केन होगा या हेलो एरीन होगा। आओ समझो, हेलो एल्केन की अगर बात करूं तो हेलो एल्केन कब बन सकता है, जब हेलोजन एल्केन या एलिफेटिक श्रृंखला से जिसका कार्बन sp3 संकरित हो से अगर जुड़ा हो। अगर मान लो हाइड्रोजन को किसी एलिफेटिक या फिर एल्केन से हटाया गया है और उसकी जगह हेलोजन आया है, जैसे यहाँ पे ये एक एल्केन है, इस कार्बन का संकरण कितना होगा, sp3 होगा। क्यों होगा sp3, क्योंकि इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, चार। एक, दो, तीन, चार, चार सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसलिए इसका संकरण क्या होगा, sp3 होगा। तो इस एल्केन में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाया गया, उसकी जगह हेलोजन आया, तो क्या बना, हेलो एल्केन। वहीं पे हेलो एरीन की बात करूंगा तो हेलोजन सीधे एरोमेटिक, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेंजीन से, बेंजीन वलय से sp2 कार्बन, बेंजीन वलय के sp2 कार्बन से जुड़ा हो। ध्यान से समझना, जैसे ये बेंजीन है हमारे पास, अब बेंजीन में से मैंने किसी एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह पे किसको जोड़ दिया, हेलोजन को, तो क्या बना, हेलो एरीन। लेकिन पॉइंट ये है कि बेंजीन के हर कार्बन को देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन के हर कार्बन पे कौन लगा होगा, हाइड्रोजन। बेंजीन के हर कार्बन पे कौन है, हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन। अब आप इस कार्बन का संकरण देखो, जैसे कोई ये वाला कार्बन है तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और तीन सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं एक कार्बन, तीन। और ये क्या है, ये पाई बॉन्ड है। तो हर कार्बन तीन सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका जो संकरण होता है वो sp2 संकरण होता है। तो sp2 संकरण क्यों होता है, क्योंकि इसने कितने, बेंजीन में हर कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड है। चाहे ये वाला चेक कर लो, एक, दो, तीन सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब बेंजीन के हर कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2। तो बस वही वाली बात यहाँ समझाई गई है। चलो आगे आओ। इन्हें क्रमशः एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं हेलो एल्किन की, अगर मैं बात करूं, ये रहा हमारे पास हेलो एल्किन, तो इसे हम एल्किल हैलाइड भी कहेंगे। और हेलो एरीन की अगर मैं बात करूं तो इसे हम एरिल हैलाइड भी कहेंगे। तो दो चीजें होती है, एक एल्किल हैलाइड होता है और दूसरा एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है, अगर हेलो एल्केन की बात करें तो उसे हम एल्किल हैलाइड कहते हैं,
और अगर हेलो एरीन की बात करें तो उसे हम एरिल हैलाइड कहते हैं। अब हैलाइड वाली बात तो सही है, एल्किल और एरिल का मतलब समझाओ। एल्किल और एरिल ये कॉमन नेम के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। जब आप कॉमन नेम करते हो यानी सामान्य नामकरण करते हो तो जो समूह होता है उससे जुड़ी हुई कार्बन श्रृंखला एक प्रतिस्थापी के फॉर्मेट में होती है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये है CH3 CH2 और X है, ठीक है, तो ये हेलोजन है। अगर मैं इसका सामान्य IUPAC से नामकरण क्या करूंगा, मान लो इसकी जगह Cl है, ठीक है, तो क्लोरो एथेन कर दूंगा। लेकिन अगर मैं इसको कॉमन नेम सामान्य नामकरण करूंगा तो ये क्लोराइड है। अब इस क्लोराइड से जो कार्बन श्रृंखला जुड़ी है उसको प्रतिस्थापी के रूप में मानूंगा, और जब प्रतिस्थापी के रूप में मानेंगे दो कार्बन को एथ बोलते हैं, और एथ हमेशा प्रतिस्थापी में YL लग जाता है, इल लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। समझ में आया। ऐसे ही हमारे पास जो हेलो एल्केन होता है उसमें एल्केन को तो क्या बोलेंगे प्रतिस्थापी में एल्किल, और हेलोजन को क्या बोलेंगे हेलाइड, तो क्या हो जाएगा एल्किल हेलाइड। यस या नो। सेम जैसे हेलो एरीन है तो हेलो एरीन में भी हेलोजन को क्या बोलेंगे हेलाइड, और एरिल को क्या बोलेंगे एरिल, मतलब एरीन को क्या बोलेंगे एरिल। समझ में आ गया। तो ये जो कॉमन नेम होते हैं ये कॉमन नेम है इनके, हेलो एल्केन के और हेलो एरीन के। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे कवर कर लूंगा। चलो अगला आता है बच्चों हमारे पास सामान्य सूत्र। मैं बात करूंगा हेलो एल्केन के सामान्य सूत्र की। देखो सामान्य सूत्र क्या होता है, जैसे अभी आपने डेफिनेशन देखी, उसकी समझ देखी, तो वो समझ थी, मतलब आपने किसी इंसान को देखा तो वैसे आपने हेलो एल्केन और हेलो एरीन को देखा। अब आप उसकी जानकारी प्राप्त करोगे, उसका नाम क्या है, कहाँ से है भाई, कहाँ रहता है, ये सब कैसा दिखता है, मतलब और कैसा दिखता है, अंदर मन से कैसा दिखता है, विचारों से कैसा दिखता है, समझ में आ रहा है। तो वो सब जानकारी ठीक उसी तरीके से हेलो एल्केन और हेलो एरीन की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अच्छा एक चीज समझना, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे हेलो एल्केन की, तो ये बना किससे है, ये बना है जब एल्केन में से, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए उसकी जगह पे हेलोजन लगा दिया जाए तो हेलो एल्केन बन जाएगा। अब जरूरी नहीं कि एक ही हटाए, एक से ज्यादा भी हटा सकते हो, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा दिया जाए और उसकी जगह पे क्या लगा दिया जाए हेलो, हेलोजन, तो क्या बनेगा हेलो एल्केन। अब समझना ध्यान से, जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, जैसे अगर मैं एल्केन की बात करूं तो इसका सूत्र क्या होगा CnH2n+2। समझ में आ रहा है। अब ये कार्बन की संख्या n से रिप्रेजेंट होगी, H को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, पर हमने अगर इस एल्केन में से एक H हटा दिया, मिनिमम लेके चलते, एक H हटा दिया और उसकी जगह एक हेलोजन लिया है, तो इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Cn ऐसे की ऐसे, H2n ऐसे की ऐसे, +2 की जगह मैं क्या कर दूंगा +1, और एक हाइड्रोजन जो हटाया उसकी जगह क्या लगा दूं हेलोजन। तो क्या ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बन गया, किसका जनरल फॉर्मूला बन गया, किसका सामान्य सूत्र बन गया हेलो एल्केन का। तो इस तरीके से ये रहा CnH2n+1X, ये हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र है। आओ अब इसमें कौन सी चीज क्या है वो समझते हैं। जैसे हमारे पास अगर मैं n की बात करता हूं तो n श्रृंखला में कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट करता है।
जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 कार्बन वाला हेलो एल्केन है मेरे पास, तो 5 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा, n बराबर 5। मैं बोलूं 3 कार्बन वाला हेलो एल्केन है, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, n बराबर 3। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये जो x है, अब इस x का मतलब क्या होता है, तो x का मतलब होता है हेलोजन परमाणु। हेलोजन परमाणु जो कि हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। x रिप्रेजेंट करता है हेलोजन तत्व को, और हेलोजन हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास हेलोजन हो सकते हैं। आगे आओ नेक्स्ट। अगर मैं आपसे बात करता हूं एल्केन की, तो एल्केन का सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जो कि मैंने अभी यहां पे बताया कि एक हाइड्रोजन परमाणु को X से प्रतिस्थापित कर दिया, एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया और उसकी जगह क्या लिया है, X, मतलब प्रतिस्थापित कर दिया। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा हेलो एल्केन। लास्ट है कि हेलोजन युक्त कार्बन सदैव sp3 संकरित होता है। ऐसा क्यों, क्यों समझिएगा। जैसे मान लो कि मेरे पास CH3, CH2 और X लगा हुआ है, तो ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन का संकरण कितना होगा, इस कार्बन का संकरण होगा sp3। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं। कैसे, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा, और बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो sp2 संकरित हो जाएगा। ठीक है, अब मैं समझता हूं इसको उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझ सकता हूं, आओ देखो। मैं यहाँ एल्केन का एग्जाम्पल या एल्केन का फॉर्मूला लूंगा, फिर उसको हेलो एल्केन में बदलूंगा, और फिर उसका नाम क्या होगा, नामकरण खैर अपन अलग से देखेंगे, पर यहाँ जो नाम है ये क्लास 10th में भी आ जाते हैं, तो बहुत बेसिक नाम है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो इसको अपन आराम से समझ सकते हैं। जरा आओ समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एल्केन का सबसे छोटा परिवार का सदस्य ले लेते हैं। सबसे छोटा परिवार का सदस्य कौन होता है, एक कार्बन वाला। एक कार्बन वाला क्या होगा, CH4, CH4 होगा, और इस CH4 का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों मैथेन। इसका क्या नाम है, मैथेन। अब मुझे अगर इस मैथेन से हेलो एल्केन बनाना है, तो मुझे CH4 में से केवल एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। जब मैं CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दूंगा, तो मैंने CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया, और जब मैं एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, तो 4 हाइड्रोजन की जगह कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3। सर ये तो समझ आ गया कि आपने 3 हाइड्रोजन कर दिए, फिर बाकी एक हाइड्रोजन का क्या हुआ, उसकी जगह पे कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। तो हमारे पास ये क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन। तो क्लोरोमीथेन या क्लोरोमेथेन आप कहेंगे इसे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लोरोमेथेन। डन। चलो, अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये क्या है, एथेन, 2 कार्बन वाला एथेन है। मैंने 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटाया है, एक हाइड्रोजन हटाया तो 5 रह गए, बाकी ब्रोमीन आ गया। तो अब ये बन गया हेलो एल्केन। इसका नाम क्या होगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, 2 कार्बन का है तो एथेन, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। डन है। ऐसे ही हमारे पास 3 कार्बन का, इसे क्या बोलेंगे, प्रोपेन। अब प्रोपेन को ध्यान से समझना, प्रोपेन में से 8 हाइड्रोजन थे, एक हटा दिया, आयोडीन लगा दिया, तो 3 कार्बन को प्रोपेन, एक आयोडो, तो क्या हो जाएगा, आयोडो प्रोपेन। दैट्स इट। तो इस तरीके से हमने समझा कि इनका बेसिक एग्जांपल से कि मैथेन, एथेन, प्रोपेन से कैसे हमने हेलो एल्केन बनाए, मतलब एल्केन से कैसे हमने हेलो एल्केन बनाए, ये हमने समझा। कैसे बनाए, हमने हाइड्रोजन हटाया, जितने हाइड्रोजन हटाएंगे उतने हेलोजन लगा देंगे। जरूरी नहीं है ना कि एक ही हाइड्रोजन हटे, ऐसा भी हो सकता है 2 हटा लो, 3 हटा लो। बाकी ये सब चीजें तो हम क्लासिफिकेशन में फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी अपन केवल इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटा के अगर हेलोजन लगाओगे तो क्या बनेगा, या तो हेलो एल्केन या हेलो एरीन। अब डिपेंड करता है हाइड्रोकार्बन या तो एलिफेटिक है या एरोमेटिक। अगर एलिफेटिक हुआ तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन, और अगर एरोमेटिक हुआ तो क्या बनेगा, हेलो एरीन। डन है। चलो,
इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला हमारे पास आता है, जैसे अपन ने हेलो एल्केन पढ़ा है तो वही हेलो एरीन भी पढ़ना पड़ेगा। उसका भी वही, जैसे अपन बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ के आए तो ये सब चीजें यहाँ पे इसमें पढ़नी पड़ेगी। तो एक बार इसको देखते हैं। तो एक बार इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, आओ। अगर मैं बात करूं हेलो एरीन की, तो यहाँ पे दो मेन चीजें हैं। एक लिखा है AR और एक लिखा है X। सबसे पहला सवाल तो ये आना चाहिए कि सर इसका मतलब क्या है, ये ARX क्या होता है। तो आओ देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं हेलो एल्केन की, अगर मैं आपसे बात करूं हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन जो होता है वो होता है RX। सर ये RX क्या होता है, तो R तो होता है एल्केन और X होता है हेलोजन। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं RX से हेलो एल्केन को। ऐसे ही यहाँ पे ARX में ये जो AR लिख रहा है ये है एरिल ग्रुप, एरिल समूह है, और X है हेलोजन समूह है। X क्या है, हेलोजन समूह। तो जब एरिल और हेलोजन मिल जाए तो क्या बनता है, हेलो एरीन, जिसको हम ARX से रिप्रेजेंट करते हैं। ARX को आप एरोमेटिक भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एरोमेटिक बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पे AR का मतलब क्या होता है, एरिल समूह है जो कि बेंजीन वलय, इसका व्युत्पन्न, या तो बेंजीन वलय या इसके व्युत्पन्न जो कि AR को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि भाई हमारे पास अगर ARX कहीं दिख गया तो ARX का मतलब होता है एरिल समूह है, और एरिल जो कि बेंजीन होता है या इसके व्युत्पन्न होते हैं, और ये बेंजीन या इसके व्युत्पन्न कैसे होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे X लिखा है तो अब X का मतलब क्या है, तो X है हमारे पास एरोमेटिक वलय पर सीधे लगे हुए हेलोजन समूह है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, ये गलत है बट अगर अपन यहाँ एक बेंजीन बना लेते हैं, तो ये बेंजीन है, मान लो, शेप ले लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। इसमें से चलो अपन बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक बार इसको मिटा देते हैं। जैसे देखो हमारे पास ये बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन के हर कार्बन पे क्या लगा होगा, एक एक हाइड्रोजन लगा होगा। हर कार्बन पे एक क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। बेंजीन के हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है। अब मैं क्या करता हूं ना, मैं बेंजीन के किसी भी एक कार्बन से किसको हटा दूं, देखो ये क्या कहना चाह रहा है, हेलोजन परमाणु जो कि एरोमेटिक वलय से सीधा जुड़ा हो। तो ये एरोमेटिक वलय है। अब इसमें से मैं किसी एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं, जैसे मान लो कि मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। तो इसको जब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो इसकी जगह पे मैं क्या जोड़ना देना चाहता हूँ, कोई हेलोजन जोड़ देना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने इसकी जगह पे यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एरोमेटिक वलय बेंजीन है जिससे कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन।
जब हेलोजन डायरेक्ट किसी एरोमेटिक वलय से जुड़ा होगा तो उसे बोला जाएगा हेलो एरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेलो एरीन। हेलो एरीन, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हेलो एरीन। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा आप, अब एक बात और आप ध्यान से समझिएगा, क्या कि यहाँ पे जो CX बंद होता है वो CX बंद में जो कार्बन होता है वो sp2 संकरित होता है, क्योंकि हमारे जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा एरोमेटिक में वो sp2 संकरित होगा। जैसे ये वाला कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, ये वाला भी sp2 है, ये भी और ये भी, क्योंकि बेंजीन का हर कार्बन sp2 संकरित होता है। अब बेंजीन का हर कार्बन sp2 संकरित क्यों होता है, जरा गौर से फरमाना, ये गौर फरमाओ तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड जो कि पाई बंद है, ये एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा, एक, दो और तीन। तो इस कार्बन ने टोटल कितने सिग्मा बंद बना रखे हैं? तीन। ऐसे ही बाकी सब ने बना रखे हैं। जिसका सिग्मा बंदी तीन है तो वो कैसा संकरित हो जाएगा? sp2 संकरित हो जाएगा। इसका मतलब ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा संकरित कार्बन है? sp2 संकरित कार्बन होगा। तो sp2 संकरण इसका हो जाएगा। हेलोजन बेंजीन वलय के समान तल में स्थित होता है। अब बेंजीन वलय के समान तल में स्थित होता है, ये वाला पॉइंट भी समझना कि जैसे बेंजीन है, ये बेंजीन है, ठीक है। अब बेंजीन का तल मान लो बेंजीन इस बोर्ड के तल में है, तो हेलोजन भी इसी बोर्ड के तल में होगा, ना कि हेलोजन इस बोर्ड के तल से बाहर। यहाँ हेलोजन लगाए तो ऐसे बेंजीन का तल तो ये बोर्ड है, तो बोर्ड के तल के बाहर नहीं होगा हेलोजन, या बोर्ड के तल के अंदर नहीं होगा हेलोजन, इस बोर्ड के तल में हेलोजन इस तरीके से होगा। समझ आया? तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड के तल में ही, मतलब बेंजीन के तल में ही, बेंजीन जिस तल में है उसी तल में, उसी प्लेन में हेलोजन भी होगा, ठीक है। तो समान तल में रहते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि हेलोजन और हेलो एल्केन और हेलो एरीन का सामान्य सूत्र देखा, उनका सामान्य परिचय देखा। अब अपन हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बीच में मैच करवाने वाले हैं, डिफरेंस देखने वाले हैं। तो लिखा है हेलो एल्केन बनाम हेलो एरीन, वर्सेस वाला खेल होगा, वर्सेस, ठीक है। तो एक काम करो आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। आओ अब डिफरेंस देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बीच क्या अंतर होता है। आओ देखो, अगर विशेषता की मैं बात करूं तो सबसे पहले कार्बन का संकरण। हेलो एल्केन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होगा? sp3। क्या संकरण होगा? sp3, ठीक है। हेलो एरीन में कौन सा संकरण होगा? sp2। लेकिन कभी भी आप sp2 sp3 संकरण के बेसिस पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा हेलो एल्केन है और कौन सा हेलो एरीन है। अगर मैं आपको बोल दूं कि हेलोजन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है, क्या वो हेलो एल्केन होगा? क्या वो हेलो एरीन होगा? तो आपका जवाब हेलो एरीन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामान्य जो हमारे पास एल्केन्स सामान्य जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड वाले भी तो हो सकते हैं, और डबल बॉन्ड वाला होगा तो उसका sp2 संकरण होगा। sp2 संकरण होगा अगर उससे हेलोजन जुड़ा होगा तो क्या उसे हम हेलो एरीन थोड़ी ना कह देंगे? तो ये जो संकरण है ये खाली काफी नहीं है हेलो एल्केन और हेलो एरीन को डिफाइन करने के लिए। ये संकरण किस कार्बन पे है और वो कार्बन किस हाइड्रोकार्बन का, ये भी पता होना चाहिए। कि जैसे मैंने बोला कि sp2 संकरण एलिफेटिक पे है तो आप उसे हेलो एरीन नहीं कह सकते, उसे हेलो एल्केन ही कहोगे। अगर हमारा हेलोजन sp2 संकरित कार्बन पे है पर वो एलिफेटिक पे है तो उसे आप हेलो एल्केन ही कहोगे। वहीं पे मैं कह दूं कि sp2 संकरण एरोमेटिक पे है तो आप क्या कहोगे? हेलो एरीन। एरोमेटिक हेलो एरीन, एलिफेटिक हेलो एल्केन, दिमाग में बिठा लो आप। किससे जुड़ा होता है? जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया, एलिफेटिक होगा तो हेलो एल्केन और एरोमेटिक होगा तो हेलो
एरीन, दैट्स इट। CX बंध की लंबाई की बात करते हैं तो जो C और X के बीच का बंध है वो दो चीजें होती है हमारे पास, एक होता है हेलो, एक होता है हमारे पास हेलो एरीन जिसमें X जुड़ा हुआ है। तो ये जो होगा हमारा ये होगा CX बंध, ठीक है। और एक हमारे पास होगा RCX, तो ये हो गया हमारे पास CX, ठीक है। एक CX वाला ये हो गया, एक CX ये हो गया। अब पॉइंट ये है कि कौन सा CX बॉन्ड बड़ा होगा और कौन सा CX बॉन्ड छोटा होगा, ध्यान से समझना। ये वाला CX बॉन्ड अधिक लंबाई में होगा जबकि ये वाला छोटा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लिया कि मैंने ये वाला X और ये वाला X समान ले लिया, दोनों X मान लो कि मैंने क्लोरीन ले लिए, दोनों X में मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन। X बराबर मान लो मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन। तो दोनों जगह X समान है, क्लोरीन है। फिर ये वाला बॉन्ड छोटा क्यों है और ये वाला बॉन्ड बड़ा क्यों है? सर इसके पीछे का क्या कारण है? तो आइए समझते हैं। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp3 संकरित है और यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp2 संकरित है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 की भी होती है, विद्युत ऋणात्मकता sp2 की भी होती है और विद्युत ऋणात्मकता sp की भी होती है। तो किसके विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है? तो ध्यान रखना sp कार्बन के विद्युत ऋणात्मकता या sp कार्बन वाले संकरण की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, उससे कम sp2 वाले की और सबसे कम होती है sp वाले की। तो sp3 संकरण जिस कार्बन का होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी और sp संकरण जिस कार्बन का होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन sp2 है, ये वाला कार्बन sp3 है, तो यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, यहाँ विद्युत ऋणात्मकता कम है। तो यहाँ विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच आकर्षण ज्यादा लगेगा। ज्यादा आकर्षण की वजह से ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा इसके अपेक्षा ध्यान रखना, इसकी अपेक्षा छोटा होगा। तो यहाँ पे sp3 है, विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो कम विद्युत ऋणात्मकता कम आकर्षण लगेगा, तो अपेक्षाकृत इसके अपेक्षा थोड़े से बड़ा होगा। तो देख लो 176 पिकोमीटर रहता है जबकि यहाँ पे 169 पिकोमीटर रहता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। उसका कारण है संकरण और संकरण की वजह से विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। आओ नेक्स्ट, ये CX बंध की अगर मैं बात करूं तो ये कमजोर होता है, मतलब ये वीक होता है, जबकि ये मजबूत होता है। ऐसा क्यों होता है समझाता हूं। मतलब ये कमजोर और वीक अपेक्षाकृत बताए गए हैं, इसको इसके अपेक्षा और इसका इसके अपेक्षा। ध्यान रखना कैसे, आओ समझो। इसके अपेक्षा ही कमजोर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे sp3 संकरण है, विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो यहाँ पे आकर्षण कम लगेगा, तो और इसकी बंध लंबाई भी ज्यादा है, तो इसको तोड़ना थोड़ा आसान है इसके कंपैरिजन में। वहीं पे अगर मैं इसके साइड से बात करूं तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता sp2 संकरण की वजह से थोड़ी सी ज्यादा है, तो आकर्षण ज्यादा लगेगा, बंध लंबाई कम हो जाएगी, तो इसको तोड़ना इसके अपेक्षा थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए इसको मजबूत बंध कहा गया है इसके अपेक्षा और इसको कमजोर बंध कहा गया है इसके अपेक्षा। दोनों को एक दूसरे के अपेक्षा कंपेयर करके ये सब लिखा जा रहा है डाटा, ये डाटा दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा कंपेयर करते हुए लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, कोई हमारे पास एल्केन था, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया, क्लोरो मैथेन बन गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारे पास बेंजीन था C6H6, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया तो C6H5 हो गया, एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया तो C6H5Cl, जिसे बोला जाएगा क्लोरो बेंजीन। दैट्स इट। इस तरीके से हमने दोनों के बीच एक अंतर समझा कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है और इनके बीच का अंतर क्या होता है। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही 40 हमारे पास एक लास्ट और बचा है पॉइंट आज की लेक्चर का, वो है CX बंध की प्रकृति। हम CX बंध की ध्रुवीयता को समझेंगे,
एक्चुअली सी और एक्स के बीच का जो बंध होता है वो ध्रुवीय बंध होता है, इसलिए हम इसकी ध्रुवीयता को समझेंगे। अब ये ध्रुवीय बंध क्यों होता है, आओ समझते हैं। अगर मैं सी और एक्स की बात करता हूं, अगर मैं कहूं विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की और विद्युत ऋणात्मकता हैलोजन की, तो किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, मेरे को बताओ। तो हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। तो जो हमारे पास कार्बन और हैलोजन के बीच का ये जो बंध है, जिसमें कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रखा है, हैलोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रखा है, तो हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखता है। अब बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच के रखेगा तो कैसे बनेगा, कार्बन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा होंगे, हैलोजन की तरफ। अब ध्यान से समझना, कार्बन कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हैलोजन की तरफ चला गया, तो इस पे आंशिक प्लस आ जाएगा, पूर्ण रूप से तो नहीं आएगा क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं गया, थोड़ा सा ही गया है। ऐसे ही हैलोजन पे अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही है, पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कार्बन का इसके साइड आ गया, तो इस पे आंशिक माइनस आ जाएगा। तो आंशिक प्लस और आंशिक माइनस आवेश की वजह से ये जो बंध होता है, ये बंध कैसा हो जाता है, ध्रुवीय बंद हो जाता है। ध्रुवीय 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 बंद हो जाता है। ये कैसा बंद हो जाता है, ध्रुवीय बंद हो जाता है। बस इसको एंड करेंगे, एंड करेंगे, ध्रुवीय बंद हो जाता है। अब इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं, आओ। हैलोजन कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, हैलोजन कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए CX बंद कैसा होगा, ध्रुवीय। इसीलिए कैसा होता है, ये ध्रुवीय बंद होता है। CX बंद कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अच्छा ये ध्रुवीय गलत लिखा है, ध्रुवीय को सही कर देते हैं। CX बंद ध्रुवीय होगा, ध्रुवीय, ठीक है। CX बंद ध्रुवीय होता है। अब अगला है कि कार्बन आंशिक धनात्मक आवेश और हैलोजन आंशिक ऋणात्मक आवेश वहन करता है। मतलब कार्बन पे आंशिक रूप से धनावेश और हैलोजन पे आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है। तो हैलोजन की ज्यादा है तो हैलोजन की तरफ खिसक जाते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, और कार्बन की कम है तो कार्बन से दूर चले गया अपना खुद का इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, उस पर डेल्टा प्लस यानी आंशिक प्लस आ गया, और हैलोजन के पास एक फालतू में एक्स्ट्रा में एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिल गया, तो आंशिक माइनस इस पे आ गया। आगे देखो, यह ध्रुवीयता कार्बन परमाणु को एक यह ध्रुवीयता कार्बन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र बनाती है, जहां अभिक्रियाओं में न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर सकता है। अब इस दुनिया में ना दो तरह के अभिकर्मक होते हैं, एक होता है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, और एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। एक होता है नाभिक स्नेही और एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। समझ में आ रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं नाभिक स्नेही की, ठीक है, तो नाभिक स्नेही किसको प्यार करता है, नाभिक स्नेही प्यार करता है प्लस को, और इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्यार करता है माइनस को। समझ में आ रहा है। अब नाभिक स्नेही प्लस को प्यार करता है, तो नाभिक स्नेही जो जहां पे प्लस होगा वहां जाना पसंद करेगा। अब ये CX बॉन्ड, CX बंद, जो C और X बंद है, जिसमें यहाँ पे आंशिक प्लस और यहाँ पे आंशिक माइनस है, तो इस वाले कार्बन पे कौन आना चाहेगा, कौन इस कार्बन पे जुड़ना चाहेगा, कौन इस कार्बन पे आक्रमण करना चाहेगा, तो नाभिक स्नेही इस कार्बन पे क्या करना चाहेगा, आक्रमण करना चाहेगा, क्योंकि नाभिक स्नेही को प्लस से प्यार है और प्लस कार्बन पे मिल रहा है। तो बस यही कहा गया है कि जब कोई अभिक्रिया होती है तो जो इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र है, जो हमारे पास ये जो कार्बन परमाणु होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र बनाती है, जहां पर अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन,
नाभिक स्नेही आकर क्या करता है, आक्रमण करता है, क्योंकि नाभिक स्नेही को क्या चाहिए, प्लस चाहिए। सही सही बात है कि नहीं? ठीक है। अब मैं विद्युत ऋणात्मकता की बात करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या होता है? फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, उससे कम क्लोरीन की होती है, उससे कम ब्रोमीन की होती है, और सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता आयोडीन की होती है। तो इस तरीके से हमने आज समझा कि सी एक्स बॉन्ड कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, इसलिए हम इसकी ध्रुवीयता पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सी एक्स बॉन्ड ध्रुवीय क्यों होता है? विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण। फिर हमने समझा कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण किसी एक पे आंशिक प्लस और आंशिक माइनस आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जब अभिक्रिया होगी तो कार्बन पे कौन आक्रमण करेगा? नाभिक स्नेही आक्रमण, न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा। फिर उसके बाद हमने विद्युत ऋणात्मकता का क्रम समझा हेलोजन का। इस तरीके से आज के इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।